देखिए, ये जो 9 साल है, इस पे हम आपको कुछ चीज़ें ऐसी बताना चाह रहे हैं जिसमें आपको लगेगा कि कुछ नया है। वैसे तो हमने 3 शब्द दिए हैं आपको: सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण। ये हमारे सेक्टर हैं। अब आप देखेंगे कि योजनाएं पहले थी और मोदी जी ने आकर के क्या किया, इस पे मैं आपको थोड़ा सा प्रकाश डाल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि योजनाएं पहले थी नहीं, योजनाएं थी, लेकिन मोदी जी ने सोचा कि इनकी रफ्तार बहुत धीमी है, इससे चलेंगे तो हम गरीब कल्याण का हमारा जो सपना है वो पूरा नहीं कर पाएंगे। तो मैं 1-2 उदाहरण दूंगा आपको। जैसे कच्चा किसी का मकान है, उसके पक्के मकान बनाने की एक योजना मोदी जी से पहले थी, उसका नाम था इंदिरा आवास देश में। और कच्चे मकानों की संख्या बहुत, तो कैसे इसको पूरा करें, तो योजना को रीशेप दिया गया और प्रधानमंत्री आवास योजना आई। मैं आपको फर्क बता रहा हूँ 9 साल में। इंदिरा आवास योजना थी, मकान 3 किस्तों में उसकी किस्त आती थी। बीडीओ ने अगर मना कर दिया तो एक किस्त के बाद दूसरी किस्त नहीं आती थी। कलेक्टर ने कहा यूसी नहीं आई तो नहीं आती थी। किसी गांव वाले ने शिकायत कर दी तो नहीं आती थी। मकान बन ही नहीं पाते थे इंदिरा आवास में। यहाँ क्या किया इन्होंने, प्रधानमंत्री आवास योजना आई और कहा इसमें टेक्नोलॉजी का सहारा लो। एक तो स्केल बढ़ाया और एक स्पीड बढ़ाई। किसी ब्लॉक में, किसी ज़िले में 2-4 ग्राम पंचायतें ऐसे होती भी थी। अब यहाँ प्रधानमंत्री जी जब आते हैं और एक स्वच्छ भारत मिशन, ये एक न्यू प्रोग्राम, न्यू इनिशिएटिव, जिसमें जन भागीदारी है जी। ये जो योग प्रोग्राम है इसमें जन भागीदारी है। ये एक आपको फर्क महसूस करना पड़ेगा। एम्बेसडर स्वच्छ भारत मिशन के बनाए, उनको जोड़ा और खुद महर्षि वाल्मीकि मंदिर में, ये पहले प्रधानमंत्री हैं जी, आप पहले भी देख लेना, खुद दिल्ली में महर्षि वाल्मीकि मंदिर में जाकर के झाड़ू उठाते हैं कि देश को साफ सुथरा करना है। तो स्वच्छ भारत मिशन आया और सीधा टारगेट दिया कि मैं खुले में शौच जाने की इस परंपरा को बंद करूंगा। इससे बीमारियां भी फैलती है, महिलाओं की इज्जत पे भी विपरीत असर पड़ता है। ऐसी कई तरह की स्टडी भी थी। तो सीधा टारगेट दिया 10 करोड़ का। मैं उस समय लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का चीफ व्हिप था। मुझे कांग्रेस के कई मित्रों ने कहा कि यार आप प्रधानमंत्री जी के थोड़े नज़दीक रहते हो, कोई ये 10 करोड़ कोई टारगेट पूरे होते हैं क्या? हम भी बोला मंत्री रहे हैं, ठीक है, हम 50-60 लाख टॉयलेट बनाते थे देश में, 1 करोड़ का टारगेट कर दो भाई, जिसमें सरकारी बजट नहीं है जी 9 सालों में। आप कोई प्रोग्राम देख लेना, उज्ज्वला में सरकारी बजट नहीं है जी, ये ध्यान रखना। प्रधानमंत्री जी ने एक अपील की कि जो लोग सब्सिडी ले रहे हैं और सक्षम हैं, वो सब्सिडी छोड़ें तो बेहतर रहेगा। और उनकी अपील पे लोगों ने सब्सिडी छोड़नी शुरू करी। और उसमें जो राशि आई, कोई प्रधानमंत्री जी अपने नाम से नई योजना भी ला सकते थे, लेकिन नहीं, एम्पावर्ड करना था महिलाओं को। प्रधानमंत्री जी की मन की बात, उन्होंने कहा मुझे कनेक्ट होना है लोगों से। अब हम बूथ सशक्तिकरण का कार्यक्रम करते हैं, पार्टी के लोग आते हैं, कभी कोई दूसरे भी आ जाते हैं। हम मंडल पे काम करते हैं, जिले में काम करते हैं। अब बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रधानमंत्री जी को सुनना चाहते हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं। तो उन्होंने मन की बात को शुरू किया। मैंने पार्लियामेंट में कई बार विपक्ष के लोगों को बोलते हुए देखा और प्रधानमंत्री जी के इस कार्यक्रम की आलोचना करते हुए भी देखा। बोला 2-4 एपिसोड के बाद ये प्रोग्राम बंद हो जाएगा। ये इतना पॉपुलर हुआ प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम में मैं आपको कह रहा हूँ, चैलेंज करता हूँ, पॉलिटिक्स की पी भी नहीं है, राजनीति का रे भी नहीं है, सिर्फ देश के मान सम्मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों का जिक्र है। अगर उस महापुरुष की जयंती आ रही है जिसने इस देश में कोई सामाजिक सुधार किया, स्वतंत्रता संग्राम में काम किया, सांस्कृतिक पुनरुत्थान में काम किया, कोई महान संत पैदा हुआ, उसका जिक्र है।
नई पीढ़ी को लगा भी ये तो नया प्रोग्राम है। हम किताबों में कई बार पढ़ने को जो चीज़ नहीं मिलती है वो प्रधानमंत्री के मुख से सुनने को मिलती है। धीरे धीरे लोग जुड़े और लोग रेडियो लेकर के बैठ गए। कुछ लोगों ने तो रेडियो जो अंदर रख दिए थे वो बाहर निकाल लिए। तो ये मन की बात ने अपने आप ही लोगों से कनेक्ट होने के कई ऐसे अवसर दिए, जिसमें लोगों ने कई आते थे लिख लिख करके प्रधानमंत्री जी के पास, अब हमने इतना काम किया, हमारा भी जिक्र करो। इसका मतलब इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट हुई, आगे योजना बनाने में भी काम आई। तो मैं आपके प्रश्न होंगे उनका जवाब मैं दूंगा। सेक्टर बहुत हैं जी। अब आप देखिए जिस रोड पे हम आए अभी, जम्मू पुंछ, ये रोड 4 लेन मोदी जी के इसी कालखंड में, और अब आप थोड़ी दिनों में तैयार हो जाएगी। और आप देखिए एक टनल बन रहा था जिसको मुझे रविंद्र जी ने दिखाया, और उस टनल में भी मुझे लगता है प्रोग्रेस बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, और रास्ता कितना आसान हो जाएगा जी। और मैं संस्कृति मंत्रालय में जब कई चीज़ों का देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि प्रधानमंत्री जी तो पहले भी कई हुए, लेकिन 80 घाट पे जाकर के बनारस में फावड़ा चलाने वाले ये पहले ही हुए। एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से एक नॉलेज सेंटर बनाना इसी कालखंड में, और सरदार पटेल की ऊंचाइयां जितनी उनके जीवन की थी, इतनी ऊंचाइयों का केवड़िया में एक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 182 मीटर ऊंची, संसार की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाना, उसके अंदर म्यूजियम है, प्रतिमा के अंदर म्यूजियम है, यू कैन सी इट। बाबा साहब अम्बेडकर, जिनको वो सम्मान मिलना चाहिए था जो मिल नहीं पाया आज़ादी के बाद। हम यहाँ बैठे हैं जम्मू कश्मीर में, 370 का सबसे पहला विरोध अगर किसी ने किया, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा में किया, और उनके पंचतीर्थ इसी कालखंड में। और जम्मू कश्मीर में भी 370 धारा को समाप्त करके जम्मू कश्मीर को मुख्य धारा में जोड़ने का काम भी अगर हुआ तो इसी कालखंड में हुआ। ये ऐसे 9 साल बेमिसाल। मेरा नाम अंकित केसर, मैं केसर टीवी से बिलोंग करता हूँ। मेरे 2 सवाल रहेंगे। पहला, G20 बड़ी चुनौती थी कश्मीर के अंदर होना, लेकिन उसे भी कामयाब बनाया गया। अब अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से शुरू होने जा रही है। किस तरह के सिक्योरिटी के बंदोबस्त यहाँ पे किए गए हैं ताकि श्रद्धालु जो है बिना डरे पिछले सालों के मुकाबले इस साल ज़्यादा आए? और मेरा दूसरा सवाल, विपक्ष जुडिशरी को भी कई सवालों के घेरे में लाता है, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? क्या देखिए, अमरनाथ यात्रा बहुत पवित्र यात्रा है। मैं तो खुद गया हुआ हूँ, और इसको सब मिलजुल के करते हैं जी। घोड़े किसके हैं जी, और बैठने वाले कौन है जी। और इस यात्रा का वैसे ही पवित्रता के साथ संबंध है, और पवित्रता रखेंगे यहाँ के सब नागरिक। और बाकी जहाँ सिक्योरिटी का विषय, सर्वोच्च प्राथमिकता यात्रियों के लिए दी जाएगी। दूसरा विषय जो आपने कहा था जुडिशरी वाला, देखिए विपक्ष क्या कहता है ये मुझे पता नहीं है, लेकिन हमारा जो बड़ा विषय जुडिशरी और हमारे सिस्टम को लेकर के है, मैं एज ए न्यू लॉ मिनिस्टर बनने के बाद जो हमारे ध्यान में आ रहा है कि जो लंबित मामले हैं ये हमारे लिए चैलेंज है। अब ये करीब 5 करोड़ के आसपास पहुंच जाएंगे, उसको टच करेंगे। सबऑर्डिनेट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जनता को न्याय जल्दी मिले, शीघ्र मिले, ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। तो इसमें इंडियन जुडिशियल सिस्टम के जितने भी अल्टरनेट कॉमर्शियल कोर्ट खड़े करना, आर्बिट्रेशन के अगर मसले आते हैं तो आर्बिट्रेशन के माध्यम से, मीडिएशन के माध्यम से, लोक अदालत के माध्यम से, फैमिली कोर्ट के माध्यम से, अलग अलग हम प्लेटफॉर्म बना करके जो लंबित मामले हैं उनका जल्दी निस्तारण करने का ही हम प्रयास करेंगे।